चलिए, पिछली क्लास में हम लोग मल्टीप्लिसिटी तक देख लिए थे। यहाँ तक किसी को डाउट? हमने क्या क्या देख लिया था? हमने देख लिया था पहले हमने क्लास मॉडल में क्लास देखा था, ऑब्जेक्ट्स देखा था, ठीक है। हाउ टू डिपिक्ट क्लास डायग्राम, हाउ टू डिपिक्ट ऑब्जेक्ट डायग्राम, ये हमने देख लिया था। यहाँ पर वैल्यूज कैसे डिपिक्ट करना है, एट्रीब्यूट्स कैसे डिपिक्ट करना है, फिर उसके ऑपरेशंस कैसे डिपिक्ट करने हैं, ठीक है। एंड देन लिंक्स एंड एसोसिएशन देखा था कि ऑब्जेक्ट के बीच में आप लिंक बनाएंगे, क्लासेस के बीच में आप एसोसिएशंस रिलेट करेंगे, और फिर उसके बाद उन एसोसिएशन की हमने मल्टीप्लिसिटी वैल्यूज निकाल के बताई थी। 1 to many, many to many, 1 to 1, ऐसे करके हमने यहाँ पर डिफाइन किया था। आज स्टार्ट करते हैं एसोसिएशन एंड गेम्स, ठीक है। तो एसोसिएशन एंड नेम्स, तो मल्टीप्लिसिटी इम्प्लिसिटी रिफर्स टू एंड ऑफ एसोसिएशंस। तो जहाँ मल्टीप्लिसिटी आती है वहाँ पर आप एसोसिएशन एंड इम्प्लिसिटी डिफाइन रहते हैं। For example, a one-to-many association had two ends, an end with multiplicity of 1 and other end in the multiplicity of many. तो एक साइड 1 रहता है, एक साइड many रहता है। And the notion of association end is an important concept in UML. You can not only assign a multiplicity to an association end, but you can give it a name as well. ठीक है, तो implicitly ये डिफाइन जरूर रहता है, लेकिन आप उसका नेम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास हमने पर्सन बनाई है, एक क्लास हमने क्लास बनाई है, सॉरी कंपनी बनाई है, ठीक है। तो दो क्लासेस हैं, एक पर्सन और एक कंपनी। अब इनके बीच में एक एसोसिएशन हमने बनाया है, वर्क्स फॉर, एंड इट इज एन 1 to many फ्रॉम कंपनी टू पर्सन एंड many to 1 फ्रॉम पर्सन टू कंपनी। अब यहाँ पर हमने जहाँ पे एसोसिएशन नेम्स लिखे हैं, तो ये इम्प्लिसिटली आपका एसोसिएशन जो है वो डिपिक्ट कर रहा है कि कौन सा पर्सन क्या वर्क कर रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है। लेकिन अगर हमें एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना है तो हम दोनों साइड एंड नेम्स दे सकते हैं। इस एंड का हमने दे दिया कि ये एम्प्लॉय है, इस एंड का दे दिया हमने कि ये एम्प्लॉयर, ठीक है। तो जैसे हमने जब हम डीएमएस पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम में हमने रोल इंडिकेटर्स पढ़ा था। ये कुछ इसी तरह ही है आपका एसोसिएशन एंड नेम्स। तो इस साइड का रोल एम्प्लॉय, इस साइड का हमने एम्प्लॉयर दे दिया है, और ये उसका एक इंस्टेंस है कि ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयर है। तो ये मैनी एम्प्लॉयज वर्क फॉर अ सिंगल कंपनी, ये ऐसा आपको क्या पे पोर्ट्रे हो रहा है कि सिंप्लेक्स कंपनी में 2 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो इसको एसोसिएशन एंड नेम्स जो हम देंगे तो वो 2 पर्पस सर्व कर सकता है। एक तो आप एंड बता रहे हैं कि कौन से एंड का वो कौन सा एसोसिएशन है, ठीक है, कि पर्सन का क्या रोल है और कंपनी का क्या रोल है उस पर्टिकुलर एसोसिएशन में। दूसरा, ट्रैवर्सल पाथ भी आपको बताता है। सो एसोसिएशन एंड नेम्स ऑफन अपीयर्स एज नाउन्स इन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शंस, एंड यूज ऑफ एसोसिएशन नेम्स एंड नेम्स इज ऑप्शनल। मतलब ऑप्शनल है कि आप इसको नहीं भी देंगे तो भी वो इम्प्लिसिटली मीनिंग उसमें आ रही है। अब इसको रीड कैसे कर सकते हैं आप कि पर्सन इज एन एम्प्लॉय हु वर्क्स फॉर दिस कंपनी। फॉर एग्जांपल, जो डे इज द एम्प्लॉय हु वर्क्स फॉर ए कंपनी सिंप्लेक्स। या फिर हम दूसरी तरह से रीड कर सकते हैं कि सिंप्लेक्स इज एन कंपनी हु एम्प्लॉयज मैरी ब्राउन एम्प्लॉय, ठीक है। तो अगर कंपनी टू पर्सन हम बोलेंगे तो वो एम्प्लॉयर की बात आ रही है, और पर्सन टू कंपनी बोलते हैं तो वो एम्प्लॉय की बात आती है कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जिस कंपनी में वर्क कर रहा है। क्लियर है? सो एसोसिएशन एंड नेम्स आर स्पेशली convenient for traversing association because they can treat each one as pseudo attribute। तो मेन जो है आपको ट्रैवर्सल पाथ बताता है कि आपको कैसे ट्रैवर्स करना है। सो एसोसिएशन एंड नेम्स आर नेसेसरी फॉर एसोसिएशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास। अगर मैं सेम क्लास के 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एसोसिएशन मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है, दैट मीन्स मैं अगर यूनरी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा हूँ जिसमें एक ही क्लास इन्वॉल्व है, तो अब मुझे एसोसिएशन नेम्स जो है वो नेसेसरी है कि मैं उनको क्या करूं, डिपिक्ट करूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हम जो क्लास डायग्राम देख रहे हैं, 2 हमारी क्लासेस हैं, एक है यूजर, एक है डायरेक्टरी, ठीक है। यूजर और डायरेक्टरी के बीच में 2 एसोसिएशन डिफाइन किया गया है कि 1 यूजर मैनी डायरेक्टरीज।
तो यहाँ पे एसोसिएशन एंड नेम हम दिया है कि वो जो वन यूजर है वो ओनर है, उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का जो है वो ओनर है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी का एक ही ओनर हो सकता है, लेकिन एक ओनर एक से ज्यादा डायरेक्टरी के ओनर हो सकते हैं। सिमिलरली मैनी टू मैनी एसोसिएशन भी डिफाइन किया गया है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के एक से ज्यादा ऑथराइज यूजर्स हो सकते हैं और एक ऑथराइज यूजर एक से ज्यादा डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर एसोसिएशन एंड नेम हमने डिफाइन किया है ऑथराइज यूजर, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है ओनर। ठीक है, ये जो दोनों एसोसिएशन है ये बाइनरी एसोसिएशन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यूनियरी एसोसिएशन में। तो डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी भी एक एसोसिएशन डिफाइन किया गया है यहाँ पर, जिसमें हमने दो एसोसिएशन एंड नेम्स लिए हैं। एक जगह हमने लिखा है कंटेनर, एक जगह हमने लिखा है कंटेंट्स। ठीक है, तो कंटेनर एंड कंटेंट्स आर दी एसोसिएशन नेम्स। अब ये डिपिक्ट कैसे हो रहा है कि डायरेक्टरी और डायरेक्टरी एसोसिएटेड है एक तरीके से। तो जो रिलेशनशिप आ रही है, जो एसोसिएशन आ रहा है वो क्या आ रहा है कि एक कंटेनर के अंदर मैं एक से ज्यादा कंटेंट्स रख सकता हूँ। एक कंटेनर, एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी कंटेनर के अंदर मैं बहुत सारे डायरेक्टरी कंटेंट्स को मैं रख सकता हूँ। सिमिलरली एक कंटेंट जो है वो एक ही कंटेनर के अंदर मैं रख सकता हूँ, मल्टीपल कंटेनर के अंदर मैं नहीं रख सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये वन टू मैनी एसोसिएशन है और ये यूनियरी एसोसिएशन है। और यूनियरी एसोसिएशन है मतलब मुझे एसोसिएशन एंड नेम्स मुझे देने ही पड़ेंगे। क्लियर है? So association end names also distinguish multiple association between the same pair of classes. तो जैसे ये तो यूनरी हो गया, तो यूनरी हो गया तो हमें यहाँ पे एसोसिएशन नेम नेसेसरी है, यहाँ मुझे देना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है यूजर और डायरेक्टरी में एक से ज्यादा एसोसिएशन है। ठीक है, एक वन टू मैनी है, एक मैनी टू मैनी है। तो इन दोनों एसोसिएशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन एंड नेम्स ले रहे हैं कि यहाँ पर जो एसोसिएशन है वो ओनर का एसोसिएशन है, यूजर उस डायरेक्टरी का ओनर है, जबकि ये जो एसोसिएशन है उसमें वो यूजर जो है वो ऑथराइज यूजर है, जो उस डायरेक्टरी को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। सर तो सब केस में नेसेसरी हुआ है ना? सब केस में नेसेसरी नहीं हुआ। जैसे आपने इससे पहले यहाँ पे जैसे दिया हमने, तो यहाँ पे भी एसोसिएशन एंड नेम्स दिया हुआ है हालांकि। ठीक है, लेकिन अगर इससे पहले अगर आप देखें, जैसे ये है कंट्री एंड कैपिटल, तो यहाँ पर एसोसिएशन एंड नेम्स कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं। देखिए यहाँ 1 to 1 है, एक पर्टिकुलर कंट्री की एक ही कैपेसिटी की, जबकि एक कैपेसिटी का एक से ज्यादा एक ही कंट्री होगी, सॉरी। तो यहाँ पर एसोसिएशन एंड नेम कहीं भी यूज नहीं किया गया, एसोसिएशन नेम स्पेसिफाई किया गया है। हालांकि आप चाहें तो यहाँ पे एसोसिएशन एंड नेम्स यूज कर सकते हैं, इट इज ऑप्शनल। ठीक है, लेकिन जहां पे यूनरी आ गई, जो यूनरी हो गया मतलब अब मेरे को यहाँ पर एसोसिएशन एंड नेम्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टरी यहाँ पर अलग डायरेक्टरी है, यहाँ पर अलग डायरेक्टरी है, तो मेरे को दोनों बताना पड़ेगा कि ये कंटेनर है और ये उसके कंटेंट्स हैं। क्लियर? सेल्फ एसोसिएशन जिसको बोलते हैं हम, सेल्फ एसोसिएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी टू स्पेसिफाई द एसोसिएशन एंड नेम्स। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है कि अगर मल्टीपल एसोसिएशंस हैं, दो पर्टिकुलर क्लासेस के बीच में एक से ज्यादा एसोसिएशंस हैं, तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एसोसिएशन एंड नेम्स यूज करते हैं। हाँ, सो एसोसिएशन एंड नेम्स लेट टू यूनिफाई मल्टीपल रेफरेंसेस टू द सेम क्लास। अब सेम क्लास में आप क्या कर रहे हैं, मल्टीपल एसोसिएशन यूज कर रहे हैं, तो उसको भी वो क्या करता है, यूनिफाई करता है, जैसा हमने प्रीवियसली यहाँ पे देखा। Now, when constructing class diagram, you should properly use association end names and not introduce a separate class for each reference. For example, अगर हम एक मॉडल करना चाहें कि पेरेंट और चाइल्ड, हमने अगर दो क्लासेस बनाई है और हम डिफाइन कर रहे हैं विथ में एसोसिएशन कि इस चाइल्ड के दो पेरेंट हैं और एक पेरेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, सो दिस इज एन रॉन्ग मॉडल, क्योंकि पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों के एट्रीब्यूट सेम होंगे, ऑपरेशन सेम होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इनको एक क्लास बनानी है और क्लास का नाम देना है हमें पर्सन, और फिर उसमें हमें क्या करना है, एक हम एसोसिएशन, सेल्फ एसोसिएशन हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हमें एसोसिएशन एंड नेम बताना पड़ेगा कि दिस पर्सन इज एन पेरेंट एंड दिस पर्सन इज एन चाइल्ड। सो फॉर ए चाइल्ड इट कैन हैव 0 to 2 parent, whereas for a parent it can have any number of childs. Clear है? So parent to child it is 1 to many, from for child to parent it is again 1 to many, और many side में maximum limit जो है वो है 2.
So because association end names distinguish objects, all names on or end of the association attached to a class must be unique. ठीक है, अब मुझे डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा पर्सन पेरेंट है, कौन सा पर्सन चाइल्ड है। तो मुझे ये जो नेम है एसोसिएशन एंड नेम्स जो हैं ये मुझे यूनिकली देना पड़ेंगे। ठीक है, मतलब डिफरेंट देने पड़ेंगे। मैं दोनों जगह सेम एसोसिएशन एंड नेम यूज नहीं कर सकता। ठीक है, हर जगह मुझे एसोसिएशन एंड नेम जो है वो दोनों एंड में अलग अलग देने पड़ेंगे डिस्टिंग्विश करने के लिए। सो नो एसोसिएशन एंड नेम शुड हैव द सेम एज द एट्रीब्यूट नेम ऑफ द सोर्स क्लास। मतलब एट्रीब्यूट नेम और एसोसिएशन एंड नेम भी सेम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पर्सन का एक पर्टिकुलर एक एट्रीब्यूट लेता हूँ नेम, और यहाँ पे एसोसिएशन नेम भी मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, तो वो मेरा मॉडल जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एट्रीब्यूट नेम और एसोसिएशन एंड नेम सेम नहीं हो सकते। सर वो इनहेरिट किया सर था लास्ट वाला नहीं person। समझ में आया पॉइंट। नो एसोसिएशन एंड नेम शुड बी सेम एज एट्रीब्यूट नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक क्लास बनाई मैंने और क्लास का नाम मैंने रख दिया पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट नेम डिफाइन किए, नेम और लेट्स सपोज एड्रेस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक सेल्फ एसोसिएशन डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और सेल्फ एसोसिएशन जो डिफाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एसोसिएशन एंड नेम्स डिफाइन कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर पेरेंट, यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं चाइल्ड। ठीक है, और हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक चाइल्ड के 0 to 2 पेरेंट्स हो सकते हैं। फॉर अ पेरेंट वी कैन डिफाइन एनी नंबर ऑफ चाइल्ड्स। ठीक है, तो ये जो एसोसिएशन एंड नेम्स हमने यूज किया पेरेंट, और यहाँ पे हमने यूज किया चाइल्ड। ठीक है, ये जो एसोसिएशन एंड नेम्स जो हैं, इनके जो नेम्स हैं और इनके जो एट्रीब्यूट नेम्स हैं ये डिफरेंट होने चाहिए। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं डिफाइन कर सकता कि एक नेम, एक से ज्यादा एड्रेसेस, ऐसा करके ये मैं डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये नेम मैं ऑलरेडी यहाँ पर एट्रीब्यूट नेम डिफाइन कर चुका हूँ। क्लियर है? तो एट्रीब्यूट नेम और एसोसिएशन एंड नेम वो सेम नहीं होना चाहिए, अलग ही होना चाहिए। क्लियर है? सर तो ये पेरेंट और चाइल्ड अलग से क्लास बनाएंगे पर्सन को इनहेरिट करके, कि डायरेक्ट पर्सन से ऑब्जेक्ट बनाएंगे? नहीं, पर्सन से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पर्सन से ऑब्जेक्ट बनाएंगे और अंदर उसको एक ऑपरेशन से हम लिंक करेंगे। मल्टीपल तो आइडेंटिफाई कैसे होगा कि वो पेरेंट है वो चाइल्ड है? कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि वो पेरेंट और चाइल्ड है? देखिए, जब हमने इस पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे पर्सन P1, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पर हम दिखाएंगे पर्सन। ठीक है, और पर्सन का हमने एक नेम दे दिया। ठीक है, कोई नेम दे दिया, सपोज मैंने ए दे दिया। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम पर्सन P2, और P2 इज इक्वल्स टू न्यू, और न्यू करके फिर से हमने डिफाइन कर दिया पर्सन, और पर्सन करके हमने यहाँ पे दे दिया बी। ठीक है, अब मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, एक P1 है, एक P2 है। ठीक है, अब मुझे डिफाइन करना है कि P1 जो है वो पेरेंट है और P2 जो है वो चाइल्ड है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, P1 डॉट एड अंडरस्कोर चाइल्ड, और इसके अंदर मुझे P2 को पास करना पड़ेगा। So this is an operation, or you can say it is an method. तो एक ऑब्जेक्ट से एक मेथड हमने कॉल किया, और उसमें हमने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमने डाला अंदर, और अंदर हम क्या करेंगे, उसको अंदर डिफाइन करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो पेरेंट है उसका ये चाइल्ड है। ठीक है, ऑपरेशन से हम क्या करेंगे, उनको लिंक करेंगे। सिमिलरली दोनों ऑपरेशन प्रेजेंट होंगे पर्सन पे, चाइल्ड और पेरेंट दोनों पे। हाँ, और जैसे हमने यहाँ पे P1 P2 लिया है, P3 भी लूंगा, और P3 में भी मैं P2 को असाइन कर सकता हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं। तो पेरेंट जो हो सकते हैं वो या तो 0 हो सकते हैं, या तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। 2 से ज्यादा पेरेंट मैं अलाउ नहीं कर सकता।
तो वो अंदर मुझे कंस्ट्रेंट डिफाइन करना पड़ेगा मेथड के अंदर। क्लियर है? वेयर एज P1 के मैंने जैसे चाइल्ड अलॉट किए, P1 का मैं P2 अलॉट किया, P1 का मैं चाहूँ तो P4 अलॉट करूँ, P5 अलॉट करूँ, एक से ज्यादा चाइल्ड वो कंटेन कर सकता है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्डरिंग। सो ऑर्डरिंग में आते हैं, ऑफन द ऑब्जेक्ट्स ऑन ए मैनी एसोसिएशन एंड हैव नो एक्सप्लिसिट ऑर्डर। मतलब एसोसिएशन एंड नेम हमने दे दिया तो उसका कोई एक्सप्लिसिट ऑर्डर जनरली हम यूज नहीं करते हैं। एंड यू कैन रिकॉर्ड देम एज ए सेट। हम क्या करते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज को हम क्या करते हैं, लेते हैं, उसका कोई ऑर्डर नहीं है, किसी को भी आप पहले एक्सेस कर सकते हैं। समटाइम्स हाउएवर द ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सप्लिसिट ऑर्डर। मतलब अब मैं उन पर्टिकुलर सेट के जो वैल्यूज हैं या उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ही एक्सेस करूंगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डरिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है? फॉर एग्जांपल, दो क्लासेस बनी गई हैं, एक है स्क्रीन क्लास, एक है हमारी विंडो क्लास। ठीक है? तो स्क्रीन और विंडो के अंदर एक एसोसिएशन डिफाइन किया गया है कि विजिबल ऑन। तो एक पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर एक से ज़्यादा विंडो विजिबल होगी। ठीक है? अब जो विजिबल होगी उसमें स्क्रीन का 1 है और विंडो का मैनी है, क्योंकि एक से ज़्यादा विंडो विजिबल होगी एक स्क्रीन में। ठीक है? और विंडो एक ही स्क्रीन में विजिबल होगी, स्क्रीन में एक से ज़्यादा विंडो विजिबल होगी। तो 1 to मैनी है, स्क्रीन टू विंडो। अब विंडो साइड में हमने क्या दिया है, एक हमने डिफाइन कर दिया है ऑर्डर। तो ऑर्डर डिफाइन कर दिया मतलब उस स्क्रीन में वो जो विंडो जो अपीयर हो रही है वो उसी ऑर्डर में ही डिस्प्ले होंगी। ठीक है? उनका एक ऑर्डर डिफाइन किया है कि पहले ये वाली विंडो होगी, फिर ये वाली विंडो होगी, फिर ये वाली विंडो। क्लियर है? तो ये वही बता रहा है कि फिगर बिलो शोज वर्क स्टेशन स्क्रीन containing a number of overlapping windows. Each window on a screen occurs at most once. तो एक पर्टिकुलर स्क्रीन में एक विंडो जो है एक बारी आएगी। The window has an explicit order, so only the topmost window is visible at any point on the screen. तो topmost window जो है वो पहले होगा, उसके बाद वाले विंडोज अपीयर होंगे। So the ordering is an inherent part of association. You can indicate the ordered set of objects by writing ordered next to the appropriate association end. ठीक है? इसका मतलब यह है कि इस विंडो का अगर मैंने W1, W2, W3 करके मैंने मल्टीपल अगर मैंने विंडोज ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो यहाँ पर इस स्क्रीन में इनका ऑर्डर डिफाइंड है कि पहले W1 एक्सेस करूंगा मैं, फिर W2 विजिबल होगा, फिर W3 विजिबल होगा। तो अगर मेरा ये इस ऑर्डर में करना है तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर कंस्ट्रेंट डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर मैंने डिफाइन नहीं किया है तो वो सेट हो जाएगा और उसका कोई एक्सप्लिसिट ऑर्डर नहीं है। मतलब मैं कभी भी W2 को एक्सेस कर सकता हूँ, कभी भी W3, कभी भी W1 को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैंने ऑर्डर लिखा है मतलब वो उस ऑर्डर में डिफाइन होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बैग्स एंड सीक्वेंसेस। So ordinarily, a binary association has at most one link for a pair of objects. तो अगर मैं बाइनरी एसोसिएशन यूज कर रहा हूँ तो एक से ज्यादा लिंक होते हैं मेरे पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। However, you can permit multiple links for a pair of objects by annotating an association end with bag or sequence. तो अब मेरे एसोसिएशन एंड में ऑर्डरिंग में यूज करके मैं बैग और सीक्वेंस भी यूज कर सकता हूँ। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। A bag is a collection of elements with duplicates allowed. ठीक है? अगर मैंने यहाँ पर बैग लिख दिया तो उसमें क्या कर सकता हूँ मैं, डुप्लीकेट अलाउ कर सकता हूँ। Whereas a sequence is an ordered collection of elements with duplicates allowed. अब इन दोनों में डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ है ऑर्डर। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर ए क्लास डायग्राम, इटिनरी एंड एसोसिएटेड टू एयरपोर्ट। ठीक है? तो एक पर्टिकुलर इटिनरी जो है वो एक से ज्यादा एयरपोर्ट में लैंड हो सकती हैं और एक एयरपोर्ट में एक से ज्यादा इटिनरी फ्लाइट्स लैंड हो सकती हैं। ठीक है? अब मुझे अगर स्पेसिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर फ्लाइट या ये पर्टिकुलर इटिनरी जो है वो इन पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ एयरपोर्ट्स में लैंड करेगी। ठीक है? मतलब पहले वो एक एयरपोर्ट में, फिर दूसरे एयरपोर्ट में, फिर तीसरे एयरपोर्ट में वो लैंड करेगा वन बाई वन। तो मुझे क्या करना है, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स देना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सीक्वेंस। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे ऑर्डरिंग लिख देता, जैसे यहाँ पर ऑर्डर लिखा था, यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर लिख देता तो वो एयरपोर्ट में उस ऑर्डर में लैंड करता। ठीक है? लेकिन उसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं रहते।
वेयरएस अगर मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिख दिया मतलब उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट में वो एक से ज्यादा बार लैंड कर सकता है। क्लियर है? सो इन फिगर बिलो एन एंट्री सीक्वेंस ऑफ एयरपोर्ट्स एंड सेम एयरपोर्ट कैन बी विजिटेड मोर देन वंस। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ से फ्लाइट लेते हैं, जैसे रायपुर से हमने फ्लाइट ली है बॉम्बे की ओर, तो कई बार हो सकता है कि डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है आपको, डायरेक्टली यहाँ से आप चढ़े और बॉम्बे पहुंच गए। कई बार क्या होता है कि आप यहाँ से चढ़े, पहले आप इंदौर पहुंचे, फिर इंदौर से आप बॉम्बे जा रहे हैं, या तो यहाँ से पहले कलकत्ता गए, कलकत्ता से बाद फिर आप बॉम्बे जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं उसमें आप क्या करते हैं, पहले बॉम्बे जाते हैं, फिर वहाँ से कलकत्ता जाते हैं, फिर वहाँ कलकत्ता से वापस बॉम्बे जाते हैं, फिर वहाँ से आप फॉरेन के लिए फ्लाइट लेते हैं। तो एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। ठीक है, तो वो जो एक से ज्यादा बार आ रहा है, अगर उसमें कोई ऑर्डर नहीं है तो हम यहाँ पर बैग लिख देते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बैग लिख दिया मतलब वो पर्टिकुलर एयरपोर्ट एक से ज्यादा बार आ रहा है लेकिन उसका कोई सीक्वेंस नहीं है। लेकिन अगर मैंने सीक्वेंस लिख दिया है, सीक्वेंस लिख दिया मतलब वो एयरपोर्ट एक से ज्यादा बार आ सकता है, लेकिन उसमें एक ऑर्डरिंग रहेगी कि पहले कौन सा एयरपोर्ट में लैंड करेगा, फिर कौन से एयरपोर्ट में लैंड करेगा और फिर कौन से एयरपोर्ट में लैंड करेगा। क्लियर है? सो अब यहाँ पे डिफरेंसेस भी बताया जैसे मैंने कि नोट दैट द ऑर्डर्ड एंड द सीक्वेंशिएशन आर द सेम एक्सेप्ट दैट द फर्स्ट डिसअलाउज डुप्लीकेट्स। अगर ऑर्डर्ड लिख दिया तो यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, वेयर सीक्वेंस लिख दिया तो वहां पर डुप्लीकेट अलाउड है। So a sequence association with an ordered bag while an ordered association is an ordered set। अगर मैं sequence association लगा रहा हूँ उसका मतलब है कि बैग यूज कर रहा हूँ, डुप्लीकेट आउट कर रहा हूँ, साथ ही साथ वो ऑर्डर्ड भी है। वेरस अगर मैं सिर्फ ऑर्डर्ड लिखता हूँ तो वो सिर्फ ऑर्डर्ड सेट है। ठीक है, ऑर्डर्ड सेट है मतलब उसमें डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। Now next one is association classes। तो अभी तक हमने लिंक्स पढ़ा, लिंक्स के बाद हमने एसोसिएशन पढ़ा। ठीक है, और एसोसिएशन में हमने 1 to 1, मल्टीप्लिसिटी, 1 to many, many to many सब पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं एसोसिएशन क्लासेस। तो एसोसिएशन क्लासेस की नीड कब पड़ती है? सो जस्ट एज यू कैन डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास विथ एट्रीब्यूट्स। तो जैसे क्लास डिफाइन करते हैं फिर उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किया उनका, सो टू यू कैन डिफाइन द लिंक ऑफ एन एसोसिएशन विथ एट्रीब्यूट्स। तो अब मैं एसोसिएशन जो डिफाइन कर रहा हूँ दो पर्टिकुलर क्लासेस के बीच में, उनके भी मैं एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकता हूँ। सो द यूएमएल रिप्रेजेंट्स सच इंफॉर्मेशन विद एन एसोसिएशन क्लास। तो अगर उन एसोसिएशन का अगर मैं एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहा हूँ तो एसोसिएशन को हम बोलते हैं एसोसिएशन क्लास। सो एन एसोसिएशन क्लास इज एन एसोसिएशन दैट इज आल्सो अ क्लास। मतलब दो क्लास के बीच में जो एसोसिएशन है वो भी अपने आप में एक क्लास है जिसके खुद के एट्रीब्यूट और खुद के ऑपरेशंस में डिफाइन कर सकता हूँ। So like the links of an association, the instances of association class derive identity from the instances of constituent classes। For example, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास है फाइल, एक क्लास है मेरी यूजर। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने एक एसोसिएशन डिफाइन किया कि फाइल इज एक्सेसिबल बाय यूजर। अब कौन सी फाइल को कौन सा यूजर को किस टाइप का एक्सेस मिला हुआ है, हमको अगर एक एट्रीब्यूट मेंटेन करना है एक्सेस परमिशन, तो मुझे यहाँ पे इसको एक एसोसिएशन क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल बाई जो हो जाएगी वो एसोसिएशन नो के वो एसोसिएशन क्लास हो जाएगी जिसका खुद का एक एट्रीब्यूट है एक्सेस परमिशन। और ये एक्सेस परमिशन डिफाइन करता है कि अगर वो रीड परमिशन दे रहा है कि रीड राइट परमिशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक फाइल है जिसमें इस यूजर को सिर्फ और सिर्फ रीड परमिशन दिया गया है और सेम फाइल में सेकेंड यूजर को रीड एंड राइट दोनों परमिशन दिया गया है। ठीक है, तो ये जो एसोसिएशन क्लासेस हैं जनरली हम लोग यूज करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सो लाइक इन एसोसिएशन एन एसोसिएशन क्लास कैन हैव एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस एंड पार्टिसिपेट इन एसोसिएशन। तो एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन तो हम उसका बनाएंगे ही, साथ ही साथ अब वो क्योंकि क्लास बन चुकी है तो किसी दूसरे क्लास के साथ वो एसोसिएट कर सकती है। अब एसोसिएशन क्लास को आपको निकालना है तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एडवर्ब्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, एडवर्ब्स निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी हमारी नॉर्मल क्लासेस हैं और कौन सी हमारी एसोसिएशन क्लासेस हैं। अब यहाँ पे देखिए यूएमएल नोटेशन बता रहा है कि यूएमएल नोटेशन फॉर एसोसिएशन क्लास इज द बॉक्स। जैसे हमने क्लास के लिए बॉक्स यूज किया, सेम हम एसोसिएशन क्लास के लिए भी बॉक्स ही यूज करेंगे, विच इज अटैच्ड टू द एसोसिएशन बाय अ डैश्ड लाइन। डिफरेंस बस ये है कि इस क्लास और इस क्लास के बीच में एसोसिएशन डिफाइन करना तो हम डायरेक्टली लाइन ले रहे हैं, लेकिन एसोसिएशन क्लास को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम यूज करेंगे डैश लाइन। ठीक है,
So many-to-many association providing compelling relations for association classes. Attribute for such association unmistakably belong to the link and cannot be attributed to either object. मतलब अगर मैं मैनी टू मैनी एसोसिएशन यूज कर रहा हूं तो उस केस में मुझे एसोसिएशन क्लास ही लेनी पड़ेगी, मैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट में उसको मैं रेफरेंस यूज नहीं कर सकता. सो फिगर बिलो प्रेजेंट्स एट्रीब्यूट ऑफ टू वन टू मैनी एसोसिएशंस. अब यहाँ पे वन टू मैनी एसोसिएशंस हैं दो, ठीक है. एक तो दिया हुआ है आपको कंपनी टू पर्सन, ठीक है. एसोसिएशन जो दिया है वो दिया है वर्क्स फॉर, और इस वर्क्स फॉर में मैंने यहाँ पे दिया है सैलरी एंड जॉब टाइटल. दो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट डिफाइन किए हमने एसोसिएशन क्लास. सो दिस इज एन एसोसिएशन क्लास, दिस इज नॉर्मल क्लास, दिस इज नॉर्मल क्लास. सेकेंड वन इज पर्सन टू पर्सन, एक यूनरी एसोसिएशन है. यूनरी एसोसिएशन का नाम जो है वो है मैनेजर्स, और इसका भी हमने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया है परफॉर्मेंस रेटिंग. वन बाय वन देखते हैं. एक कंपनी में एक से ज्यादा पर्सन वर्क करेंगे, ठीक है. तो हर पर्सन का नेम होगा, बर्थ डेट होगा, एड्रेस होगा. कंपनी का नेम होगा, कंपनी का एड्रेस होगा. अब उस कंपनी में एक से ज्यादा जो पर्टिकुलर पर्सन वर्क कर रहे हैं, हर पर्सन की सैलरी अलग होगी, हर पर्सन का जॉब टाइटल अलग होगा. तो ये सैलरी जॉब टाइटल जो है मैं यूज करूंगा एसोसिएशन क्लास के अंदर, मैं इसको पर्सन में नहीं डालूंगा, ठीक है. हालांकि वन टू मैनी में मैं चाहूँ तो पर्सन में भी डाल सकता हूँ, रेफरेंस एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ, लेकिन हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें एसोसिएशन क्लासेस ही यूज करनी चाहिए. सिमिलरली यहाँ पे भी वन टू मैनी है. एक पर्टिकुलर बॉस जो है एक से ज्यादा वर्कर को मैनेज कर रहा है, और मैनेज करने के लिए उसने एक एट्रीब्यूट लिया हुआ है परफॉर्मेंस रेटिंग, किस पर्टिकुलर वर्कर का क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है. तो ये भी एक एसोसिएशन क्लास बनाई हुई है. यहाँ पे जो मैनेजर्स यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप यहाँ कर देंगे, क्योंकि अब ये एसोसिएशन नहीं है, ये एसोसिएशन क्लास हो गई है. सर वो एसोसिएशन एंड नेम है तो अंदर नहीं आएगा ना सर, क्योंकि फिर वर्कर मैनेजर्स बॉस ऐसे नहीं. अच्छा वन टू मैनी है. वन टू मैनी है ना. यस सर. हाँ सर. और वो सैलरी यहाँ पे क्यों डालें, पर्सन पे क्यों नहीं डालें? पर्सन में क्यों नहीं डाले, हाँ उसके लिए आगे बताते हैं. क्योंकि अभी अगर वन टू वन और वन टू मैनी है तब तो मैं उसको रेफरेंस कर सकता हूँ, लेकिन आगे चल के अगर मैं उस वर्क फॉर को मैनी टू मैनी कर दूँ कि पर्सन जो है एक कंपनी ना करके वो मल्टीपल कंपनीज में भी काम कर सकता है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगा कि उस कंपनी में क्या सैलरी है और दूसरी कंपनी में क्या सैलरी है. तो मुझे बेटर है कि एसोसिएशन क्लासेस ही यूज करनी चाहिए, और उस सैलरी और जॉब टाइटल को अलग से एसोसिएशन क्लास के अंदर रखना चाहिए, ताकि पता चले कि इस कंपनी में क्या जॉब टाइटल है और क्या सैलरी है, दूसरी कंपनी में क्या जॉब टाइटल क्या सैलरी है. ये सेम चीज बताया गया यहाँ पर. ये देखिए, ये सैलरी जॉब टाइटल को मैं चाहूँ तो यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये वन टू मैनी है ना. लेकिन इसको डिसकंटिन्यू करके इसको ही यूज कीजिए आप, क्योंकि ये बोल रहा है कि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मैनी टू मैनी एसोसिएशन. मैनी टू मैनी के लिए तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक से ज्यादा सैलरी, एक से ज्यादा जॉब टाइटल्स हैं, तो उसके लिए एसोसिएशन क्लासेस ही यूज करनी पड़ेगी. और यहाँ पे वही बोल रहा है कि however only the association class form remains correct if the multiplicity of works for is changed to many, ठीक है. तो आपने एक बार क्लास बना दी है, ये क्लास बन गई, ये क्लास बन गई, इनके बीच में एसोसिएशन डिफाइन कर दिया, और एसोसिएशन डिफाइन करके सैलरी और जॉब टाइटल को आपने इसका एट्रीब्यूट बना दिया, रेफरेंस एट्रीब्यूट, ठीक है, जिससे आप रेफर कर पा रहे हैं कि इस कंपनी में इसका क्या जॉब टाइटल है और सैलरी में क्या सैलरी उसको मिल रही है उस कंपनी में. आगे चल के अगर मैं इनको मैं एक्सटेंड करके और मैं उसको कर दूं मैनी टू मैनी, तब ये जो है वो गलत हो जाएगा. इसलिए बेटर है कि आप ऐसा रखें फ्लेक्सिबल कि अगर वो मैनी टू मैनी में भी शिफ्ट हो रहा है तो मैं उसको मैनेज कर पाऊंगा. क्लियर है? हाँ, अब आ जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि एसोसिएशन क्लास में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ दे कैन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एसोसिएशंस. तो एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन तो हमने यहाँ पे देख लिया. अब यहाँ पे बता रहा है कि ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, इन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन क्लास बनाई गई ऑथराइजेशन, कि एक वर्क स्टेशन के एक से ज्यादा ऑथराइज यूजर्स हैं तो उनको प्रायोरिटी और प्रिविलेजेस दिया गया है, ठीक है. तो एक यूजर एक से ज्यादा वर्क स्टेशन को ऑथराइज कर सकता है, ठीक है, एक्सेस कर सकता है, और एक पर्टिकुलर वर्क स्टेशन में एक से ज्यादा यूजर्स हो सकते हैं. तो ये मैनी टू मैनी है, तो हमको यहाँ पे एसोसिएशन क्लास यूज करनी ही थी, उनके एट्रीब्यूट्स को हमें एसोसिएशन क्लास में ही रखना था. अब यहाँ पर
हम क्या कर रहे हैं, इस एसोसिएशन क्लास को एक सिंपल क्लास से भी हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, और एसोसिएशन हम दे रहे हैं होम डायरेक्टरी, एंड दिस इज मैनी टू वन फ्रॉम ऑथराइजेशन टू डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये आपको रीड कैसे करना है, ये रीड ऐसे करना है कि अ यूजर विद इन अ वर्क स्टेशन हैज एन ऑथराइजेशन टू दिस होम डायरेक्टरी। That means that particular user within an workstation is authorized to access one home directory. ठीक है, तो जो डायरेक्टरी यूज कर रहा है वो एक ही होम डायरेक्टरी एक्सेस कर सकता है, दे आर ऑथराइज्ड फॉर। ठीक है, ये भी बोल रहा है कि a user has a home directory for each authorized workstation, but several workstations and users share the same home directory. Clear है? And association classes are important as per court modeling because they specify identity and navigation path precisely. तो आइडेंटिटी तो प्रोवाइड कर ही रहा है कि कौन से यूजर को कौन सा वर्कस्टेशन ऑथराइज किया गया है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नेविगेशन पाथ भी आपको ये एसोसिएशन क्लास स्पेसिफाई करके दे रहा है कि कैसे मुझे नेविगेट करना है। ठीक है, तो अगर मुझे इस होम डायरेक्टरी में जाना है तो पहले मुझे यूजर के पास जाना पड़ेगा, फिर मुझे पता करना पड़ेगा कि वो कौन से वर्क स्टेशन ऑथराइज्ड है, और तब जाके मुझे पता करना पड़ेगा कि कौन से होम डायरेक्टरी उसकी है। तो एक नेविगेशन पाथ बता रहा है कि पहले आप यूजर एक्सेस करेंगे, फिर वर्क स्टेशन एक्सेस करेंगे, फिर उसके ऑथराइजेशन एक्सेस करेंगे, कौन से वर्क स्टेशन को ऑथराइज कर रहा है, और फिर आप जाएंगे उसकी होम डायरेक्टरी को एक्सेस करने। हाँ, अब ये बोल रहा है कि एसोसिएशन क्लास और ऑर्डिनरी क्लास में क्या डिफरेंस है। तो जैसे यहाँ पे दो डायग्राम बना हुआ है। एक तो बना हुआ है कि एक पर्सन क्लास है, एक कंपनी क्लास है, उनके बीच में एक एसोसिएशन क्लास डिफाइन किया आपने, ओन स्टॉक, एंड इट इज मैनी टू मैनी एसोसिएशन, कि एक पर्सन जो है एक से ज्यादा कंपनी के स्टॉक ओन कर सकता है, एक कंपनी के एक से ज्यादा पर्सन जो है वो स्टॉक्स ओन कर सकते हैं। तो कितनी क्वांटिटी में कौन से पर्सन कौन से कंपनी का स्टॉक ओन कर रहे हैं, ये आप एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं एसोसिएशन क्लास का। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कभी इस एसोसिएशन क्लास को प्रमोट करके अगर मैं क्लास बना दिया, तो यहाँ पे हमने क्लास बना दी परचेज। ठीक है, तो पर्सन जो है कंपनी के स्टॉक को एक पर्सन एक से ज्यादा बार परचेज कर सकता है, कितनी क्वांटिटी कौन से डेट में और कितने कॉस्ट में परचेज कर रहा है। सिमिलरली एक कंपनी के एक से ज्यादा पर्सन परचेज कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी कितने डेट और कितने कॉस्ट में परचेज कर रहे हैं। सो दिस इज एन नॉर्मल क्लास, दिस क्लास एंड देयर आर 3 क्लासेस, पर्सन, परचेस एंड कंपनी। ठीक है, और ये जो हो रहा है वो है वन टू मैनी, इधर हियर आल्सो वन टू मैनी, जबकि ये है मैनी टू मैनी। अब इसमें डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पे आपको पहचानना ये है कि कौन सी एसोसिएशन क्लास है, तो आपको ये डैश लाइन से ही स्पेसिफाई हो पाएगा। क्लियर है? जबकि नॉर्मल लाइन अगर दी है तो वो हो जाएगा आपका नॉर्मल क्लास, और नॉर्मल क्लास के बीच में आपने एसोसिएशंस डिफाइन किए हैं, इम्प्लिसिट एसोसिएशंस डिफाइन किए हैं। सर ये सेकंड ऑप्शन में एसोसिएशन नहीं दिए हैं ऑर्डिनरी क्लास वाले में, यहाँ कहीं पे कहाँ पे एसोसिएशन इम्प्लिसिट है? यहाँ पर हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि एसोसिएशन नेम भी जो है वो रहते हैं आपके इम्प्लिसिटली डिफाइंड रहते हैं। हमने पढ़ा था ना, पिछली क्लास में पढ़ा था। यस सर, समझ आया। यस सर, समझ आया। आया ना, यहाँ पर कहाँ पे पढ़ा था हमने ये, तो यहाँ पे मैंने कहीं बताया था ना कि इम्प्लिसिटली डिफाइंड रहता है। देखिए यहाँ पे एसोसिएशन नेम यूज कर रहे हैं आप, कहीं कहीं पे आप बिना एसोसिएशन नेम भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एसोसिएशन नेम यूज नहीं कर रहे हैं, एसोसिएशन एंड नेम यूज कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपको एसोसिएशन नेम दें। जैसे यहाँ पे देखिए एसोसिएशन एंड नेम भी यूज नहीं किया गया, एसोसिएशन नेम भी यूज नहीं किया गया। तो एसोसिएशन नेम इज ऑप्शनल, इम्प्लिसिटली डिफाइंड रहते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं क्वालिफाइड एसोसिएशंस। So a qualified association is an association in which an attribute called the qualifier disambiguates the objects for a many association end. ठीक है, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं कि एम्बिग्यूटी अगर अराइज होती है तो मैं उसको क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाइड एसोसिएशन यूज कर रहा हूं। सो इट इज पॉसिबल टू डिफाइन क्वालिफायर्स फॉर वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी एसोसिएशंस। तो क्वालिफायर जनरली हम वन टू मैनी और मैनी टू मैनी में ही यूज करते हैं।
सो अ क्वालिफायर सेलेक्ट्स अमंग द टारगेट ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्वालिफायर हमेशा टारगेट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है कि वो कौन से टारगेट ऑब्जेक्ट को मैं ले रहा हूँ। सो रिड्यूसिंग द इफेक्टिव मल्टीप्लिसिटी फ्रॉम मैनी टू 1। तो उस केस में मल्टीप्लिसिटी जो हो जाती है मेरी मैनी से 1 हो जाती है, क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैं टारगेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्वालिफाइड नेम यूज नहीं करता हूँ तो मेरे पास एक क्लास डायग्राम बन सकता है जिसमें एक बैंक क्लास है और एक अकाउंट क्लास है। अकाउंट क्लास में एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है अकाउंट नंबर, और एसोसिएशन डिफाइन किया गया है कि फॉर वन बैंक वी हैव मल्टीपल अकाउंट्स एंड फॉर ए अकाउंट इट इज अवेलेबल इन वन बैंक। जो अकाउंट नंबर है वो एक ही बैंक का होगा, जबकि एक बैंक में एक से ज़्यादा अकाउंट हो सकते हैं और हर अकाउंट का एक अकाउंट नंबर होगा। तो अगर मैं क्वालिफाइड नेम यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं इस तरह यूज़ करूँगा, और अगर मैं क्वालिफाइड नेम यूज़ कर रहा हूँ तो इसी डायग्राम को हम ऐसा कन्वर्ट करेंगे कि बैंक, और इसमें हम दे रहे हैं क्वालिफाइड एसोसिएशन हम दे रहे हैं अकाउंट नंबर, और इस अकाउंट नंबर की वैल्यू डिफाइन करती है कि वो कौन सा अकाउंट है। तो अब ये जो मैनी है, ये मैनी हो जाएगा यहाँ पर 1। या तो वो अकाउंट नंबर किसी भी अकाउंट को किसी भी अकाउंट नंबर को, वो जो पर्टिकुलर अकाउंट नंबर हो किसी अकाउंट को आइडेंटिफाई कर सकता है, या तो एक को आइडेंटिफाई कर सकता है, या तो उस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर का कोई अकाउंट नहीं होगा या तो एक ही अकाउंट होगा। 0 to 1 मतलब या तो एक भी अकाउंट नहीं है, क्योंकि ऐसा अकाउंट अभी तक किसी को दिया नहीं गया है, वो अकाउंट नंबर अभी तक यूज नहीं किया गया है, और अगर यूज किया गया है तो वो अकाउंट नंबर एक ही अकाउंट का है। ठीक है, तो दोनों फॉर्म आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। क्वालिफाइड एसोसिएशन अगर आप यूज करते हैं तो आपको टारगेट ऑब्जेक्ट मिलता है कि ये अकाउंट नंबर से मुझे कौन सा अकाउंट ऑब्जेक्ट मुझे मिल पाएगा, जबकि इसमें आपको टारगेट ऑब्जेक्ट नहीं मिल पाता। क्लियर है? सो बोथ मॉडल्स आर एक्सेप्टेबल बट द क्वालिफाइड मॉडल्स एड्स इंफॉर्मेशन। So the qualified model adds multiplicity constraints that the combination of bank and account number yields at most one account. तो अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ बैंक और उसके अकाउंट नंबर को लूं कि ये बैंक और इसका ये अकाउंट नंबर, तो मुझे एक ही अकाउंट मिलेगा। ठीक है, सो द क्वालिफाइड मॉडल कन्वेज द सिग्निफिकेंट ऑफ अकाउंट नंबर इन ट्रैवर्सिंग द मॉडल। तो मैं ट्रैवर्स भी कर सकता हूं कि इस बैंक से ये पर्टिकुलर अकाउंट नंबर से मैं कौन सा अकाउंट ट्रैवर्स कर पा रहा हूं। ठीक है, सो यू कैन फर्स्ट फाइंड द बैंक एंड देन स्पेसिफाई द अकाउंट नंबर टू फाइंड द अकाउंट। तो टारगेट अकाउंट ऑब्जेक्ट अगर मुझे चाहिए तो मैं पहले बैंक को आइडेंटिफाई करूंगा और बैंक के अंदर उस अकाउंट नंबर को मैं आइडेंटिफाई करूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि वो कौन सा अकाउंट नंबर का टारगेट ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है। सो द नोटेशन फॉर क्वालिफायर इज ए स्मॉल बॉक्स एट द एंड ऑफ द एसोसिएशन लाइन नियर द सोर्स क्लास। तो जैसे ये बॉक्स मैंने क्रिएट किया है, ये हमारा क्वालिफाइड एसोसिएशन है, and the qualified box may grow out of any side, top, bottom, left, right of the source class। तो मैंने यहाँ पे राइट साइड यूज किया है। अभी हम चाहें तो टॉप में भी यूज कर सकते हैं, बॉटम में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अनदर एग्जांपल में हम यहाँ पे बॉटम यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ये फिर से एग्जांपल देखते हैं। तो हम यहाँ पर एक स्टॉक एक्सचेंज है और एक कंपनी है, दो पर्टिकुलर क्लासेस हैं, एक स्टॉक एक्सचेंज और उस स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनियां लिस्ट हो रही हैं। तो एक एसोसिएशन दिया है कि उस स्टॉक में कौन कौन सी कंपनियां लिस्ट हो रही हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं क्वालिफाइड एसोसिएशन भी यूज कर सकता हूं और मैं चाहूं तो बिना क्वालिफाइड के भी बना सकता हूं। बिना क्वालिफाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पे एसोसिएशन क्लास यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास सेट ऑफ कंपनीज हैं और यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है। और अगर मैं चाहता हूँ कि विद इन द स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का एक टिकर सिंबल है कि ये पर्टिकुलर टिकर सिंबल से मैं बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो इस पर्टिकुलर कंपनी का है। ठीक है, तो वो टिकर सिंबल आइडेंटिफाई करेगा कि वो कौन सी कंपनी है। ठीक है, तो मुझे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर टिकर सिंबल को एक्सेस करना पड़ेगा, तब मैं पहचान पाऊंगा कि वो कौन सी कंपनी है। ठीक है, तो एक टिकर सिंबल एक ही कंपनी का हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बोलता है कि एक कंपनी में भी लिस्टेड ऑन मैनी स्टॉक एक्सचेंजेस पॉसिबली अंडर डिफरेंट सिंबल्स। ठीक है, तो अगर कंपनी जो है वो हर स्टॉक एक्सचेंज में सेम यूज कर रही है तो अलग बनेगा, अगर डिफरेंट यूज कर रही है तो उसके लिए मॉडल अलग बनेगा। ठीक है, सो वी आर प्रेज्यूमिंग दिस इज ट्रू इफ स्टॉक हैज ए सिंगल टिकर सिंबल दैट वाज इनवेरिएंट अक्रॉस
एक्सचेंजेस, मतलब हर एक्सचेंज में वो सेम सिंबल यूज करता है, तो मैं क्या करूंगा उस टिकर सिंबल को इसका एक क्या करूंगा एट्रीब्यूट बना दूंगा। और अगर डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहा है तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा एसोसिएशन क्लास का एट्रीब्यूट, क्योंकि हर स्टॉक एक्सचेंज में उसका टिकर सिंबल अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अगर सब में सेम है तो मैं कंपनी में ही उसको क्या डाल दूंगा एज एन एट्रीब्यूट इंसर्ट कर दूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं जनरलाइजेशन एंड इनहेरिटेंस। तो जैसे ईआर डायग्राम में हमने पिछले साल पढ़ा था, तो उसमें हमने जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ईजा रिलेशनशिप पढ़ी थी। यहाँ पे भी सेम हमें यहाँ पे यूज करना है। सो जनरलाइजेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लास दैट इज द सुपर क्लास एंड वन और मोर वेरिएशंस ऑफ द क्लास दैट आर द सब क्लासेस। तो एक सुपर क्लास होती है, उसके एक से ज्यादा सब क्लासेस हो सकती हैं, एक सब क्लासेस की एक से ज्यादा सुपर क्लासेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जब भी हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो हम सब क्लास और सुपर क्लास की हायरार्की देखते हैं। ठीक है, और उसमें हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा हुआ है कि सिंगल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक सब क्लासेस की एक ज्यादा सुपर क्लासेस हो सकती हैं, हायरार्किकल मतलब एक सुपर क्लास की ज्यादा सब क्लासेस हो सकती हैं। सो जनरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन क्लासेस बाय देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। जनरली हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन यूज करते हैं कि कौन सी क्लासेस के क्या फीचर्स सिमिलर हैं और कौन सी क्लासेस के क्या फीचर्स डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सो स्ट्रक्चरिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कि कौन सा ऑब्जेक्ट किससे किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। So the superclass holds common attributes, operations and associations. The subclass add specific attributes, operations and associations. तो superclass में हम common features मिलते हैं, जबकि subclasses मुझे distinguish and specific features मिलते हैं अलग अलग subclasses के। And each subclass is said to inherit the features of its superclass. तो जो भी superclass में attributes and operations हैं, वो inherit होके आएंगे किसमें, subclasses में। So generalization is sometimes called the ईजा रिलेशनशिप। दो टाइप के रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम, एक पढ़ते हैं हम हैज़र रिलेशनशिप, एक हम पढ़ते हैं ईजा रिलेशनशिप। तो ईजा रिलेशनशिप जब भी हम यूज करते हैं तो वो हो जाता है हमारा इनहेरिटेंस। ठीक है, बिकॉज ईच इंस्टेंस ऑफ ए सब क्लास इज एन इंस्टेंस ऑफ सुपर क्लास एज वेल। अब इसको डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं लार्ज हॉलो ओवरहेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक सुपर क्लास डिफाइन की गई है इक्विपमेंट, जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं नेम, मैन्युफैक्चरर, वेट एंड कॉस्ट। अब इनकी तीन सब क्लासेस डिफाइन की गई हैं, पंप, हीट एक्सचेंजर एंड टैंक। सिमिलरली पंप की भी तीन सब क्लासेस डिफाइन की गई है, टैंक की भी तीन सब क्लासेस डिफाइन की गई है। अब जनरलाइजेशन जब भी हम यूज कर रहे हैं तो हम डिनोट करने के लिए यूज करते हैं एक एरो सिंबल, और एरो सिंबल जहां एरो रहता है वो रहती है सुपर क्लास, और जहां पे एरो नहीं है वो होती हमारी सब क्लासेस। तो पंप, हीट एक्सचेंजर एंड टैंक आर दी सब क्लासेस ऑफ सुपर क्लास इक्विपमेंट। तो ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, नेम हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, वेट हो गया, कॉस्ट हो गया, ये सब क्या होंगे, सारे के सारे सब क्लासेस में इनहेरिट होके आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पंप में भी नेम होगा, हीट एक्सचेंजर में भी नेम होगा, टैंक में भी नेम होगा। अब मैं इसको अलग से यहाँ पे फिर से नेम, मैन्युफैक्चर, वेट, कॉस्ट में नहीं लिखूंगा। जब मैं इसका इंस्टेंस स्टेट करूंगा, ऑब्जेक्ट स्टेट करूंगा, तब यहाँ पे देखिए नेम, मैन्युफैक्चर, वेट, कॉस्ट, नेम, मैन्युफैक्चर, वेट, कॉस्ट, नेम, मैन्युफैक्चर, वेट, कॉस्ट, सब में ये एट्रीब्यूट्स इनहेरिट होके आ रहा है। जबकि जो डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं वो क्या है, संक्शन प्राइस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये दीज आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल पंप, हीट एक्सचेंजर एंड टैंक्स। क्लियर है? तो अब यहाँ पे एक चीज और यूज की गई है, वो यूज की गई यहाँ पे कमेंट्स। तो इस कमेंट्स के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। ये बोल रहा है कि द कर्ली ब्रेसेस डिनोट द यूएमएल कमेंट। ठीक है, यूएमएल में हमें कमेंट देना है तो हमें कर्ली ब्रेसेस में देते हैं, इंडिकेटिंग दैट देयर आर एडिशनल सब क्लासेस दैट द डायग्राम डज नॉट शो। इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर सुपर क्लास है, कौन सी, इक्विपमेंट, इसकी तीन सब क्लासेस डिजाइन की मैंने, पंप, हीट एक्सचेंजर एंड टैंक। आगे चल के हो सकता है कि इसकी एक और सब क्लासेस हम बना सकें, इसलिए यहाँ पर बता दिया गया है कि इसके एक से ज्यादा और सब क्लासेस डिजाइन हो सकती है।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे कमेंट दे दिया कि द लिस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट पंप एंड टैंक्स इज इनकम्प्लीट। इसकी और सब क्लासेस हम बना सकते हैं। एक और एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, जिसमें जो आपका जो जनरलाइजेशन है, जनरलाइजेशन में भी हमने जनरलाइजेशन सेट नेम यूज किया गया है। सेट नेम यूज किया हमने डायमेंशनलिटी। तो एक सुपर क्लास है जिसका नाम है फिगर, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसे कुछ ऑपरेशंस हैं, उनकी सब क्लासेस डिफाइन की गई हैं, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। इनकी फर्दर और सब क्लासेस डिफाइन की गई हैं, पॉइंट, लाइन, आर्क स्प्लाइन एंड पॉलीगन एंड सर्कल। तो इसमें जो हम दे रहे हैं डायमेंशनलिटी, ये हमारा जनरलाइजेशन सेट नेम है कि हम किस बेसिस पे जनरलाइज कर रहे हैं। फिगर को हम डायमेंशनलिटी के बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर फिगर इज इन 0 डायमेंशन, दिस पर्टिकुलर फिगर इज इन 1 डायमेंशन, दिस पर्टिकुलर फिगर इज इन 2 डायमेंशन। ठीक है, सो दिस इज जनरलाइजेशन सेट नेम एंड दिस पर्टिकुलर जनरलाइजेशन सेट नेम इज एन ऑप्शनल फीचर। आप चाहें तो उसको दीजिए, आप चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं, इम्प्लिसिटली वो डिफाइंड रहता है। ठीक है सर, ये एसोसिएशन जैसे हुआ, लेकिन सुपर क्लास यूज करते हैं तो जनरलाइजेशन यूज करते हैं सर, ऐसा है? सुपर क्लास सब क्लास अगर यूज कर रहे हैं तो जनरलाइजेशन यूज करते हैं। अच्छा सर, क्लास में हाँ, एसोसिएशन इसमें सिर्फ जनरलाइजेशन फीचर लिखा गया है, स्पेशलाइजेशन नहीं लिखा गया है। अगर आप टॉप टू डाउन जा रहे हैं तो आप स्पेशलाइज कर रहे हैं कि दैट पर्टिकुलर फिगर इज एन 0 डायमेंशनल फिगर। लेकिन अगर आप बॉटम टू अप जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, कि दिस 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स आर ऑल आर फिगर्स, all have colors, center position, pen thickness and pen type। क्लियर है? तो इस एसोसिएशन को हम बोलते हैं जनरलाइजेशन एसोसिएशन। ठीक है, इससे पहले हमने डायरेक्टली, जैसे ये एसोसिएशन हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया हुआ है, डायग्राम हैज वन डायग्राम हैज मैनी फिगर्स। तो ये जो एसोसिएशन है ये इम्प्लिसिटली डिफाइंड है कि एक से ज्यादा फिगर्स उसमें होंगे। अब यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, ये हम यूज कर रहे हैं सुपर क्लास एंड सब क्लास एसोसिएशन। क्लियर? नाउ जनरलाइजेशन हैज 3 पर्पसेस। 3 पर्पस से हम जनरलाइजेशन यूज करते हैं। पहला, वन ऑफ विच इज सपोर्ट फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि सेम नेम मल्टीपल फॉर्म्स, सेम ऑपरेशन नेम हम डिफाइन करते हैं मल्टीपल क्लासेस में। तो जैसे आप इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं तो सुपर क्लास एंड सब क्लासेस के ऑपरेशन नेम सेम हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग आप जब ओवरराइड करते हैं तो आपका, अगर आप सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उससे डिराइव क्लासेस को, अगर सब क्लासेस को रिफर करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का कंपाइलर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देता है कि मैं कौन से पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर रहा हूँ, सुपर क्लास को कि सब क्लास को। अगर उसमें रेफरेंस सुपर क्लास का रखा हुआ है तो सुपर क्लास के मेथड को कॉल करेगा, अगर डिराइव क्लास के रेफरेंस रखा हुआ है तो उसमें डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट, डिराइव क्लास के मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा। तो पहला हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हम यूज कर रहे हैं डायनेमिक बाइंडिंग। सेकेंड पर्पस ऑफ जनरलाइजेशन इज टू स्ट्रक्चर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्ट्स मतलब मुझे एक टैक्सोनॉमी, एक हायरार्की बनानी है और उसमें मुझे बताना है कि उसमें क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिफरेंसेस है उन ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो सिमिलरिटी मेजर करने के लिए हम सुपर क्लासेस यूज करते हैं कि सुपर क्लासेस के जितने फीचर्स हैं सभी में सिमिलरिटीज होंगे, और डिफरेंसेस पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, सब क्लासेस में एडिशनल एट्रीब्यूट्स रखते हैं। जैसे यहाँ पर एडिशनल एट्रीब्यूट्स रखे गए हैं, एंड पॉइंट्स, रेडियस, स्टार्ट एंगल, आर्क एंगल। तो दीज आर दी डिफरेंस डिस्टिंक्ट फीचर्स, जबकि दिस आर दी कॉमन फीचर्स, सिमिलर फीचर्स। सिमिलरली यहाँ पर सारे सिमिलर फीचर्स ही हैं, डिस्टिंक्ट फीचर्स कुछ नहीं है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट फीचर्स देखेंगे तो ओरिएंटेशन है, यहाँ पे ओरिएंटेशन के साथ फील्ड टाइप भी आ गया है। ठीक है, तो दिस आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स। तो हम ऑब्जेक्ट को, अगर मैं कैटेगराइज करूँ कि इसमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं, तो उसके लिए भी हम जनरलाइजेशन यूज करते हैं। एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पर्पस इज रीयूजेबिलिटी, रीयूज ऑफ कोड। जहाँ इनहेरिटेंस यूज करते हैं हम क्या करते हैं, रीयूज ऑफ कोड करते हैं। मतलब उन एट्रीब्यूट, उन ऑपरेशन को मुझे फिर से डिफाइन ना करना पड़े, तो मैं क्या करता हूँ, रीयूजेबिलिटी यूज करता हूँ। अगर मुझे फिर से डिफाइन करना है, ओवरराइट करना है, तो वो पहला
ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई होगा। अगर मैं उसको एज इट इज यूज करना चाहता हूँ तो हम डायरेक्टली इनहेरिट करके उसको जो सुपर क्लास वाले फॉर्म है उनको डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं सब क्लासेस से। अभी एक एग्जांपल दिया गया है क्लास मॉडल ऑफ वर्क स्टेशन विंडो मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एक सब क्लास, एक सुपर क्लास है विंडो जिसकी कुछ सब क्लासेस हैं, फिर उनकी आप सब क्लासेस और क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल दिया है बुक में जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल दिया है जिसको कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्रॉ द क्लास मॉडल फॉर क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स। तो क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स के लिए आपको एक क्लास मॉडल डिजाइन करना है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट जो दिया है वो दिया है एन इंस्टीट्यूशन में इश्यू मैनी क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स each identified by account number. Each account has maximum credit limit, a current balance, a mailing address. The account serves one or more customers who reside at the mailing address. The institution periodically issue a statement for each account. ये पूरी वन बाय वन क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट्स आपको बता रहा है। अब आपको क्लास डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको क्या सर्च करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सर्च करना है कि कौन कौन सी क्लासेस मेरी इसमें यूज होंगी। तो सबसे पहले आपको नाउन वर्ड सोचने हैं। तो एक नाउन वर्ड मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है इंस्टीट्यूशन। सेकंड मिल रहा है आपको अकाउंट्स। अब ईच आइडेंटिफाई अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर क्या हो जाएगा आपका एट्रीब्यूट। आइडेंटिफाइड बाय अकाउंट नंबर, ये आपको मिल रहा है क्वालिफाइड एसोसिएशन, कि एक अकाउंट विद इन एन इंस्टीट्यूशन हम अकाउंट नंबर से उस अकाउंट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या तो आप इसको एट्रीब्यूट बना के वन टू मैनी कर सकते हैं क्योंकि मैनी क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स दे रहा है, या तो फिर 0.1 करके और क्वालिफाइड एसोसिएशन नेम यूज कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप क्वालिफाइड एसोसिएशन यूज करें कि विद इन एन इंस्टीट्यूशन एक अकाउंट नंबर मिल रहा है तो कौन से क्रेडिट कार्ड अकाउंट को लिंक कर रहा है। ये बोल रहा है ईच अकाउंट हैज मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट, तो ये आपको एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं, क्रेडिट लिमिट, करेंट बैलेंस, मेलिंग एड्रेस। हाँ, मेलिंग एड्रेस जो है वो आपका जो है वो एक क्लास बन सकती है क्योंकि बहुत सारे मेलिंग एड्रेस होती हैं और हर कस्टमर की अलग अलग मेलिंग एड्रेस हो सकती हैं। द अकाउंट सर्व्स वन और मोर कस्टमर्स, तो ये दिया है अकाउंट के बाद एक दे दिया आगे आपको कस्टमर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपको बन गई कस्टमर हु रिसाइड एट मेलिंग एड्रेस। तो मेलिंग एड्रेस भी जो है वो एक अब हो जाएगा क्लास, क्योंकि बहुत सारे मेलिंग एड्रेसेस हो सकते हैं और उनके बीच में एक एसोसिएशन दिया है कि कस्टमर रिसाइड ऑन दैट पर्टिकुलर मेलिंग एड्रेस। नेक्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशन पीरियडिकली इश्यूज अ स्टेटमेंट फॉर ईच अकाउंट। तो एक स्टेटमेंट इशू कर रहा है तो कि स्टेटमेंट क्लास बन सकती है। सर मेलिंग एड्रेस क्लास बनेगी क्या? हाँ, ओके सर। ठीक है। द स्टेटमेंट लिस्ट अ पेमेंट ड्यू डेट, तो अब ये सब आपको एट्रीब्यूट दे रहा है, ड्यू डेट, फाइनेंस चार्ज एंड मिनिमम पेमेंट। द स्टेटमेंट आइटमाइजेस वेरियस ट्रांजेक्शंस दैट हैव ऑकर्ड थ्रू आउट द बिलिंग इंटरवल। तो अब स्टेटमेंट के बाद आपको यहाँ पर क्या है, ट्रांजेक्शन क्लास दे दी गई है। ठीक है, और उसके बाद उसको बोल रहा है कि आइटमाइजेस वेरियस ट्रांजेक्शंस दैट हैव ऑकर्ड थ्रू आउट द बिलिंग इंटरवल। कैश एडवांसेस, तो ये सब उनकी क्या हो गई, डिराइव क्लासेस हो गई। ट्रांजेक्शन में कैश एडवांस हो सकता है, इंटरेस्ट चार्जेस हो सकते हैं, परचेस हो सकता है, फीस हो सकती है एंड एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब फिर बोल रहा है कि नेम ऑफ द मर्चेंट इज प्रिंटेड फॉर ईच परचेज। तो परचेज की भी एक क्या कर रहा है, डिराइव क्लास दे दे रही है, मर्चेंट क्लास। तो मर्चेंट की सब सुपर क्लास क्या होगी, परचेज, क्योंकि हर परचेज के लिए एक मर्चेंट प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लासेस निकालनी है, उनके बीच में एसोसिएशन निकालना है, तो ये आपका डायग्राम बन रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन क्रेडिट कार्ड में पहले तो एक क्वालिफाइड एसोसिएशन यूज कर रहे हैं हम अकाउंट नंबर की, विद इन एन इंस्टीट्यूशन अकाउंट नंबर मिल रहा है तो कौन सा क्रेडिट अकाउंट को लिंक करेगा। ठीक है, फिर स्टेट इन पर्टिकुलर अकाउंट के मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, तो अगर स्टेटमेंट डेट मिली हुई है तो हम क्वालिफाइड नेम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली स्टेटमेंट का भी ट्रांजैक्शन नंबर दिया है तो हम ट्रांजैक्शन क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर ट्रांजैक्शन के
डिराइव क्लास से डिफाइन कर सकते हैं जो हमें दिया हुआ है, कैश एडवांस, इंटरेस्ट, परचेज फी, एडजस्टमेंट, और परचेज की और डिराइव क्लास दी गई है मर्चेंट, कि एक परचेज के एक ही मर्चेंट होगा, एक मर्चेंट का एक ज्यादा परचेज हो सकता है। एंड यहाँ पे देखिए मेलिंग एड्रेस क्लास बनाई गई है, उसके अंदर एड्रेस एंड फोन नंबर दिया गया है, और एक पर्टिकुलर कस्टमर के एक से ज्यादा एड्रेसेस हो सकते हैं, और एक पर्टिकुलर एड्रेस एक से ज्यादा कस्टमर के भी हो सकते हैं। तो मैनी टू मैनी एसोसिएशन डिफाइन किया गया है, और यहाँ पर एसोसिएशन एंड नेम यूज किया गया है कि दैट पर्टिकुलर कस्टमर इज एन अकाउंट होल्डर। ठीक है, कि वो जो मेलिंग एड्रेस दिया गया है उस कस्टमर का, तो वो पर्टिकुलर कस्टमर जो है वो अकाउंट होल्डर है, जो इंस्टीट्यूशन में अकाउंट होल्ड कर रहा है। क्लियर है? तो ऐसे करके क्लास डायग्राम का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो आपको ऐसा बना के प्रेजेंट करना है विद डिस्क्रिप्शन। बन जाएगा? सर ये एकदम सेम नहीं होना चाहिए ना, मतलब अलग अलग भी बन सकता है, इसका अलग अलग हाँ बिल्कुल, मॉडलिंग है तो बन ही सकता है। सर तो काटेंगे तो नहीं ऐसे नंबर किया, ये गलत हो गया वो गलत। नहीं, देखिए मैंने आपको यहाँ बताया कि जो क्वालिफाइड एसोसिएशन नेम यूज कर रहे हैं आप, दोनों फॉर्म एक्सेप्टेबल है। देखिए यहाँ पे ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। कुछ लोग ऐसे बनाएंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे। देखिए यहाँ बोल रहा है कि बोथ आर एक्सेप्टेबल, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि क्वालिफाइड अगर यूज करते हैं तो वो ज्यादा आपकी मॉडलिंग को रीडेबल बनाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि विद इन एन इंस्टीट्यूशन अगर मेरे को अकाउंट नंबर मिल जाता है तो मैं उस क्रेडिट कार्ड अकाउंट को पहचान पाऊंगा। इसको मैं यहाँ से इसको हटा के इस अकाउंट नंबर को मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ एज एन एट्रीब्यूट, और यहाँ पे मैं 1 to many कर सकता हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन के एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, और एक पर्टिकुलर अकाउंट जो है क्रेडिट कार्ड अकाउंट एक ही इंस्टीट्यूशन को लिंक कर रहा है। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल दिया गया है एक बुक में, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर एक बार जनरलाइजेशन और इनहेरिटेंस वाला वो स्लाइड दिखाएंगे सर, जिसमें ऑब्जेक्ट बना है। इसमें ये रहा। हाँ सर, तो इसमें सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हैं ना सर? हाँ सर तो कई बार होता है कि प्राइवेट मेंबर इनहेरिट नहीं होते, तो उसको कैसे डिस्प्ले करें? कौन बोला कि प्राइवेट मेंबर इनहेरिट नहीं होते हैं? सर प्राइवेट, अच्छा सर एक्सेसिबल नहीं होते, इनहेरिट? हाँ इनहेरिट होते हैं। देखो आपने प्राइवेट डेटा मेंबर रखा है सुपर क्लास में, उनको एक्सेस करने के लिए पब्लिक मेंबर फंक्शन रखा है सुपर क्लास में। यस सर। ठीक है, तो पब्लिक मेंबर फंक्शन तो इनहेरिट होके आ रहे हैं ना नीचे, वो एक्सेसिबल है। उन्हीं पब्लिक मेंबर फंक्शन से ही मैं क्या कर सकता हूँ, प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं डिराइव क्लास में फिर से उसको एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने एक क्लास बनाई, आपने C++ पढ़ा होगा? यस सर। नहीं पढ़ा है? यस सर पढ़े हैं। C++ में इनहेरिटेंस पढ़ा है आपने? सर सी पढ़े हैं, C++। सी नहीं, जावा पढ़ा होगा? हाँ जावा पढ़े हैं। यस सर। तो जावा में हम डिफाइन करते हैं क्लास ए। ठीक है, ये क्लास ए डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ प्राइवेट इंट और लेट्स सपोज x, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सिस्टम डॉट एंड प्रिंटलन से मैं क्या करता हूँ डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ क्लास B लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्सटेंड्स A। ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर से क्या लेता हूँ, एक लेता हूँ प्राइवेट डेटा मेंबर प्राइवेट इंट y। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक वॉइड दिस, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ y को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब इस पर्टिकुलर जो डिस्प्ले मेथड है, ये जो डिस्प मेथड है, इसमें मैं किसको डिफाइन कर सकता हूँ, किसको डिस्प्ले कर सकता हूँ, इस y को ही डिफाइन कर सकता हूँ, मतलब इसको ही डिस्प्ले कर सकता हूँ। इस x को मैं इसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं क्लास A का अगर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लेट्स सपोज m, और मैंने यहाँ पे लिखा न्यू a, ठीक है, तो इसकी जो साइज होगी उसके अंदर x है, सिर्फ और सिर्फ x के लिए डेटा मेंबर x है, उसकी मेमोरी एलोकेट होगी। लेकिन अगर मैं b लेता हूँ bn इज इक्वल टू न्यू और मैं लेता हूँ b,
तो इस n में मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास x भी है, मेरे पास y भी है। डिफरेंस बस ये है कि n डॉट डिस्प्ले अगर मैं करता हूं, ठीक है, तब मैं x को एक्सेस कर पाऊंगा, और जब मैं n डॉट डिस्प यूज करूंगा तब मैं y को एक्सेस कर पाऊंगा। डिस्प के अंदर मैं y एक्सेस नहीं कर सकता, डिस्प्ले के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ x को एक्सेस कर सकता हूँ। डिस्प्ले के अंदर मैं y एक्सेस वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बेस क्लास का मेथड है जो इनहेरिट होके आया है। तो x और डिस्प्ले दोनों इनहेरिट होके आए हैं। डिफरेंस बस ये है कि x जो है मेरा वो प्राइवेट है, तो मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता क्लास के अंदर। मैं उसको इस x को एक्सेस करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस डिस्प्ले से ही एक्सेस कर सकता हूँ। ये डिस्प्ले मेरा यहाँ पे इनहेरिट होके आ रहा है, उसी के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे जो मैं एडिशनल फीचर्स ले रहा हूँ उसके अंदर मुझे इसको एक्सेस करना है, तो या तो मैं उसको पब्लिक करूँ या तो मैं उसको प्रोटेक्टेड करूँ, तभी मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। क्लियर है? यस सर। ये पढ़ा होगा आपने ना उसमें? यस सर, हाँ पढ़े हैं सर। और एक और डाउट है क्वालिफाइड एसोसिएशन वाले साइड। हाँ, क्वालिफाइड एसोसिएशन। सर इसके आगे, सर आगे इसके आगे आगे ये नहीं सर, एक और आगे। हम्म हाँ सर, ये जो इसमें जो नॉट क्वालिफाइड लिखा है हम्म सर, इसमें लिस्ट बाहर आए, इसको यहाँ पे डाल सकते हैं ना, ये ऊपर में लिस्ट ऐसे करके, वो मतलब एसोसिएशन नेम बाहर में दे दिया है। हाँ सॉरी, ये भी जो है ना ये अंदर आएगा। ये बुक में ऐसा लिखा है, ये एसोसिएशन क्लास है तो यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। इससे पहले भी 3-4 डायग्राम था, उसमें मैंने कहा था कि उसको अंदर लिखेंगे, वो बाहर लिखा है उन्होंने बताने के लिए कि ये एसोसिएशन है, लेकिन उनको लिखना यहाँ चाहिए उनको, क्योंकि वो एसोसिएशन क्लास बनाया गई है। क्लियर? सर 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 ऋषि के घर लाइट गोल हो गई है, उसको 1:05 को लीव करवा, मतलब मीटिंग लीव हो गया था, एंटर कर दीजिए। आज टू ज्वाइन आ रहा है उसके में। ठीक है, और किसी को डाउट है? अदरवाइज अब हमारा क्लास डायग्राम जो है यूनिट 1 का वो खत्म हो चुका है। अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद जो है इसमें अब जो बच्चा है वो एडवांस क्लास मॉडलिंग बचा हुआ है अभी। ठीक है, एडवांस क्लास मॉडलिंग भी एक क्लास लगेगी या 2 क्लास लगेगी, और उसका प्रैक्टिस भी करते हैं, तो उसके बाद यूनिट 1 हमारी खत्म। क्लियर है? यस सर।